हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मा फिजिक्स क्लास। आज हम लोग बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक ट्रेन है। अब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, पर समझ लीजिए कि ये एक ट्रेन है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं और ये एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के बाहर खड़ा है एक पेड़ के नीचे, और वो ट्रेन को चलते हुए देख रहा है। तो वो यहाँ पे बैठ के इस ट्रेन की स्पीड मेजर कर रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा, ये एक ऑब्जर्वर है जो रेल लाइन है, उसके बगल में कई जगह रोड होती है, उस रोड पे चल रहा है और इस कार से बैठ के वो ट्रेन की स्पीड मेजर कर रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर। एक तीसरा ऑब्जर्वर है ये, जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और वो ट्रेन में बैठ के ट्रेन की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन तीनों कंडीशंस में जो हमारा मुद्दा है, ट्रेन की स्पीड, वो क्या इक्वल होंगी। ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे बैठ के ट्रेन को देख रहा है, इसको ट्रेन समझ लीजिए कि कुछ स्पीड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि इसको दिखाई दे रहा है ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस ऑब्जर्वर को ये यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है। ये ऑब्जर्वर, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको ट्रेन जो है वो कुछ स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है। इसको कितने में दिखाई दे रही है? मान लीजिए कि इसको दिखाई दे रही है 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। अब जो अंदर बैठा है ट्रेन के, उसको तो ट्रेन की स्पीड कैसे मापेगा? वो तो ट्रेन उसको तो चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि ट्रेन की खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, वो बाहर देख ही नहीं सकता है, तो उसके लिए तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसको ट्रेन चलती हुई नहीं दिखाई देगी। बट अगर मान लीजिए खिड़की खोल दिया, तो उसको क्या दिखाई देगा? ये आदमी उसको दिखाई देगा कि 90 की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, और ये कार उसको दिखाई देगी कि 50 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका भी एस्टिमेशन गलत नहीं है, इसका भी गलत नहीं है, इसका भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हम क्या बताएंगे? राइट? तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम में कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई लिविंग बीइंग है या किसी भी चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसको किसी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी स्पीड क्या है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे इस बंदे के रिस्पेक्ट में, या इस चलती हुई गाड़ी के रिस्पेक्ट में, या इसमें बैठे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। राइट? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यहाँ पे मैंने मोशन से एग्जांपल लिया, ठीक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको हम लोगों को अगर मेजर करना है तो वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम, जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हम उसके मोशन को, उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अब ये रेफरेंस फ्रेम से देखें तो इसकी वैल्यू 90 है, इसके रेफरेंस फ्रेम से देखें तो 50 है। अब ये कहेगा नहीं 50 से चल रही है, ये कहेगा नहीं 90 से चल रही है। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, दोनों का स्टेटमेंट गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रेफरेंस फ्रेम की ना। जब ये कह रहा है कि 50, तो ये कहेगा मैं कार के रेफरेंस फ्रेम से कह रहा हूँ कि 50 की स्पीड से चल रही है। और जब ये बंदा कहेगा कि 90 की स्पीड से चल रही है, तो ये कहेगा मैं अर्थ के रिस्पेक्ट्स पे या पेड़ के पास जो मेरा
ज़मीन है उसके रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ कि ये 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो रेफरेंस फ्रेम भी उसके साथ बताना है कि किस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप रेफरेंस फ्रेम नहीं बताएंगे, आप आगे बोलेंगे कि इतना है, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। So we need reference frame to locate the position or any other information of an object or thing under observation, right? तो रेफरेंस फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट की स्टेट या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, मेजर करना है क्वांटिटी को, तो विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम करना है। रेफरेंस फ्रेम हमको बताना पड़ेगा कि हम इस रेफरेंस फ्रेम में इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। वही सेम सिचुएशन को हम दूसरे रेफरेंस फ्रेम से मेजर करेंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए हर जगह पे विथ फिजिकल क्वांटिटीज हमको रेफरेंस फ्रेम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो रेफरेंस फ्रेम्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, वो देखेंगे। अभी के लिए इतना समझना हमको इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसमें क्या है कि एक बंदा है जिसका यहाँ पे घर है और वो यहाँ से मार्केट को जा रहा है। ठीक है, अब मैंने अभी अभी बताया कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या व्यक्ति के मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम डिफाइन होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस फ्रेम देखिए मैंने डिफाइन किया हुआ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है ओ जहाँ से ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे घर है और यहाँ पे ये मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ से ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है। अब यहाँ से एक जो बंदा है, स्टूडेंट है, वो मार्केट जा रहा है कुछ सामान लेने, तो उसके घर से मार्केट जाने के दो रास्ते हैं। एक ये है जो 2 किलोमीटर है और एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ा लंबा है, 3 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से अपना कोई भी रास्ता चूज कर सकता है। ठीक है, ये जो एक्चुअली मान लीजिए कि वो इस रास्ते से जा रहा है जो 2 किलोमीटर है कम, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते का टोटल लेंथ हम मेजर करेंगे टेप से या फिर प्रैक्टिकली जाके, तो ये जो लेंथ होगा टोटल, ये कहलाएगा डिस्टेंस। कि उसने ए ने या फिर किसी व्यक्ति ने या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एच से एम पे आई, उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। एच टू एम का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ये हो गया। अब इसका इनिशियल पोजीशन क्या था भाई, वो घर पे था, होम, एच, और फाइनल पोजीशन क्या था, एम। ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो एक सीधी लकीर खींचेंगे वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि एच और एम के बीच में जो एक सीधी लकीर खींच देंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट सीधी रेखा होगी जिसकी लंबाई मान लीजिए 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस से कम हो गई। हाँ, अब तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। एक्चुअली में इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अब वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जो भी पाथ वो फॉलो करेगा उस पाथ की टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम रहेगा, वो कोई भी पाथ फॉलो करे। मतलब वो घर से मार्केट जा रहा है तो इस रास्ते को भी फॉलो करके जा सकता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1.5 किलोमीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पाथ वो फॉलो करे।
ये एक नंबर 1 पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा इसका कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, वो है डायरेक्शन और सेंस। डायरेक्शन क्या है कि हमारे किसी भी रेफरेंस फ्रेम से कितने एंगल पे वो मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल कैसे निकालेंगे, इसके पैरेलल हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे है? और ये जो एंगल होगा मान लीजिए इसको अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एंगल पे उसका डिस्प्लेसमेंट है। प्लस सेंस क्या है, वो घर से मार्केट जा रहा है या मार्केट से घर आ रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में है या नेगेटिव एक्स में है, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव है, या फिर ऐसे कह लीजिए हर घर से मार्केट जा रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा क्या होगा कि मार्केट से घर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें उन दोनों पॉइंट के जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चलता है, और डायरेक्शन भी पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रहा है और किस एक पर्टिकुलर रेफरेंस से, पर्टिकुलर एक्सिस से, जो हमारा रेफरेंस एक्सिस है, इस केस में एक्स एक्सिस है, उससे कितना एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका फ़ायदा आपको आगे पता चलेगा कि क्यों डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, नुकसान है। ठीक है, पर अभी के लिए हम लोग इतना समझेंगे कि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। मैं ये रास्ता भी, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, मैं सीधे सीधे भी जा सकता है, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं शामिल होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यूनिक होगा, वो एक ही होगा 1.5 किलोमीटर एट एन एंगल अल्फा। अब ये या तो हाउस से मार्केट जा सकता है या मार्केट से हाउस आ सकता है, वो उसका सेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों भाई, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो इसके लिए अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं। वो होता है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमने बता तो दिया कि घर से मार्केट गया, ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट वेक्टरली कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, राइट। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a particular रेफरेंस फ्रेम, एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के आधार पर उसकी पोजीशन को बताता है, राइट। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया, पाथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर से। वेक्टर मतलब क्या है, उस पोजीशन को हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, और उस पोजीशन, इस एरो का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब इस ऑब्जर्वर से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, प्लस ये एंगल कितना होगा। अगर ये पता रहेगा तो इस पोजीशन की हमको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। R1 अगर मैं मानूँ, अगर इसका इनिशियल पोजीशन ये है, तो R1 मान लीजिए यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, कितना है, 3 मीटर पे है। ठीक है, 3 मीटर पे है, और एंगल मान लीजिए अगर हम मेजर करें, ये ऑब्जर्वर मेजर करे, तो उसको पता चला कि उसका एंगल जो है वो α1 है, α1 है, राइट। अब यहाँ से ही उसने फाइनल पोजीशन को देखा,
तो फाइनल पोजीशन उसको क्या दिखा कि यहाँ से R2 जो है उसका फाइनल पोजीशन है जो 7 मीटर है। एंगल कितना है? एंगल भाई अल्फा 2 है। ठीक, तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए पहले पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया कि भाई हाँ इनिशियली वो यहाँ था, फाइनली यहाँ था। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर को बीच का जो दूरी है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, ये एक वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है। अब इसको कंप्लीट करना है मेरे को, साइक्लिक कर देता हूँ इससे एक, ये इसी के सेंस में ले लेता हूँ। तो क्या होगा, ये दोनों का सम ये होगा ट्रायंगल लॉ से, क्योंकि वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लॉ तभी फॉलो करेगा जब इसका सेंस ऐसे होगा। तो क्या हो गया, और इसको मैं R से डिफाइन करता हूँ। तो R1 प्लस R ये मिला के हो गया R2। तो R क्या हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं अभी बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस क्या है? ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये टोटल लेंथ बताता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये लेंथ, अगर ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया, तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, क्योंकि पाथ तो भाई देखो ना, ये घूम फिर के आ रहा है, तो ये कैसे बताएगा? अगर इस जगह पे है तो वो बोलेगा कि मैं टूवर्ड्स, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ। इस जगह पे है तो बोलेगा मैं टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा हूँ। ठीक, इस जगह पे है तो बोलेगा मैं टूवर्ड्स साउथ आ रहा हूँ। बट इस डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते पे अगर चलेगा तो उसका डायरेक्शन फिक्स है, वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसका डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट है। तो यही फर्क है। तो डिस्टेंस डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन लेंथ, राइट, ये है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और मूवमेंट, राइट, वो डायरेक्शन बताता है भाई कि मेरा यहाँ से यहाँ गया तो ये डायरेक्शन में गया, राइट, एंगल भी बताता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल एग्जैक्टली विच पाथ इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ ये बताता है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, बट ये नहीं बताता है एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो हुआ। पाथ ये भी फॉलो हुआ हो सकता है, ये भी फॉलो हुआ हो सकता है, ये भी फॉलो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, उसको कोई पाथ से मतलब नहीं। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट, उसको पाथ से मतलब नहीं है। वो एग्जैक्टली कौन सा पाथ फॉलो किया नहीं बताता है। अच्छा, displacement is a vector quantity and it has both magnitude and direction. Also it is added as per the triangle of vector addition, मैंने दिखाया ही आपको। अच्छा, distance is greater than or equal to displacement, ऑब्वियस सी बात है। अब देख लो डिस्टेंस क्या है, ये है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 है। यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकता है तो 1.5 होगा या उससे अधिक होगा, बट कम तो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैसे होगा भाई, यही सबसे छोटा है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो उससे बड़ा ही होगा या बराबर ही होगा डिस्टेंस, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक यूनिक पाथ है, सही है भाई। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही है, वो एक यूनिक पाथ ही है। दूसरा कोई भी और उसका डेफिनेशन या पाथ नहीं है, यूनिक पाथ है, यूनिक डायरेक्शन है। वो दो पॉइंट के बीच में वो ऑलवेज कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन r1 है, फाइनल पोजीशन r2 है, ठीक है। एक r1 पोजीशन वेक्टर है, r2 पोजीशन वेक्टर है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक। अब r1 का देखो डिफाइन किया हुआ पोजीशन वेक्टर, r1 क्या है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है इसका लेंथ, एंगल 60 डिग्री है फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट, मेरा रेफरेंस फ्रेम भी है। r2 क्या है भाई, ये 7 मीटर लेंथ है इस वेक्टर की, मतलब फाइनल पोजीशन, और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है जो ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों पोजीशंस को, ठीक है। अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो भाई हमको पता है वेक्टर, अब अभी हमने देखा कि r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक। अब वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस 2 r2 r1 कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को निकालने के लिए ये थीटा हमको निकालना पड़ेगा। हमको एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पता है, राइट, r1 का, r2 का 45 डिग्री एंगल पता है, राइट, लेकिन r1 और r2 के बीच का एंगल हमको नहीं पता है, और r2 और माइनस r1 के बीच का एंगल नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे एक चालाकी है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r2 प्लस माइनस r1, राइट। तो मैंने क्या किया, r1 को रिवर्स कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये माइनस r1 हो गया, राइट। अब माइनस r1 और r2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किन वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा है r2 और ये r1 माइनस r1, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये देखिए ये r, और ये इसके पैरेलल होगा, राइट। तो मैं r2 में माइनस r1 को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट किया, इसके पैरेलल ये r2 के पैरेलल ये पैरेललोग्राम हो गया, इस पॉइंट को मिला दिया, ये r इसके पैरेलल है। अच्छा, तो हमको अभी क्या चाहिए भाई, r2 माइनस r1 के बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि r2 को हम ऐड कर रहे हैं माइनस r1 में, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में से ये 60 डिग्री घटा दिए तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, राइट। ये एंगल कितना होगा मेरा, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री में से ये 45 यहाँ से यहाँ तक है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 165, देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये r1 और r2 के बीच का एंगल है, फिर से समझ लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा 180 होगा। अब उसमें से ये एक्स एक्सिस से आगे का पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को पता है 60 है, इसको मैंने निकाल दिया, बचा कितना 120 में मैंने, अब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए इतना, तो ये 45 है, इसको ऐड कर दिया 165, ठीक। एंगल बिटवीन r2 एंड r1 इज 165 डिग्रीज, ठीक। अब हम लोगों ने फार्मूला पता है, फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करी। देखिए r2 क्या है, 7 स्क्वायर, r1 5 स्क्वायर, 275 cos 165, ये मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.52 मीटर्स, मतलब ये जो वेक्टर है r, इसका मैग्नीट्यूड है 2.57 मीटर्स, राइट। अब हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, बट इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, ये हमको पता करना पड़ेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहेगा तो नहीं होगा, मेरे को इसका एंगल भी पता होना चाहिए, तभी मेरे को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होगी, राइट। तो एंगल कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए ये पैरेललोग्राम है, अब ये पीछे वाला पोर्शन आप भूल जाओ, ठीक। ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो इससे मैं r2 पे परपेंडिकुलर डालता हूँ। देखो r2 है, पहले r2 पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक। तो r2 पे डाला और इस r2 को मैंने
मान लो यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब देखो ये R2 को एक्सटेंड किया। अच्छा, अब ये R2 पे परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला क्या हो जाएगा, R1 साइन थीटा, राइट। या फिर डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है कि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा, राइट। जहाँ पे हमने डिफाइन क्या किया, इसको P इसको Q और ये है मेरा वेक्टर R, ये एंगल है अल्फा, राइट, P के रिस्पेक्ट में। तो अब ये Q जो है, Q की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, R1, क्योंकि देखिए लंबा मैंने परपेंडिकुलर किस पे डाला है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो P पे डालेंगे, राइट। तो P के रिस्पेक्ट में एंगल निकलेगा, मैंने R2 पे डाला तो R2 के रिस्पेक्ट में एंगल आएगा, उस एंगल को मैंने अल्फा डैश मान लिया, ठीक है। अब R2 पे परपेंडिकुलर डाला तो अब ये वाला पोर्शन क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट R1 साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, R1 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें देखिए जब आप ये 5, अब इसमें मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, देखिए साइन 165 पॉजिटिव वैल्यू होगी, कॉस 165 नेगेटिव वैल्यू होगी। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये जो वैल्यू आई ये एक्चुअली क्या है, ये जो इतना घट रहा है ना, अगर मैं देखा जाए ये परपेंडिकुलर डालो, ये जो घट रहा है वही चीज़ है, राइट। तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे जब, या सिंपली आप इस फॉर्मूला को डालिए, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा, R1 साइन थीटा R2 प्लस R1 कॉस थीटा, जिसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बनाएगा -30.8 डिग्री। अब माइनस क्या है भाई, माइनस ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब R2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री आ रहा है। बट हमें क्या करना है, इस वेक्टर को एक्स एक्सिस से निकालना, मेरे रेफरेंस से, राइट। R2 तो चेंज भी हो सकता है कभी, रेफरेंस से निकालना है तो क्या करना है, देखिए ये अल्फा 1 नीचे आ रहा है, ये 45 ऊपर जा रहा है, 45 में से इसको घटा देंगे तो ये मेरे को अल्फा मिल जाएगा, बस। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस 45, अल्फा डैश -30 है प्लस 45, 14.2 डिग्री, ये मेरा अल्फा निकल गया रिजल्टेंट का, ठीक। थोड़ा सा ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में, ठीक है, बट ध्यान से आप लोग समझिए, एंगल का ही खेल है। इसको मैंने परपेंडिकुलर डाला, जैसे कि यहाँ पे मैंने P से डाला, यहाँ R2 से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो R1 का कंपोनेंट जो है कॉस का, अब R1 165 जो है वो ये है, इसको पैरेलल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब R1 का कॉस कंपोनेंट ये है, ठीक है। देखिए मैं वैल्यूज, देखिए इसमें ये जो टर्म है cos 165, 5 cos 165, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ये किस में से माइनस हो रहा है, 7 में से, ये 7 है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, cos 165 की वैल्यू होती है 0.9659, ठीक है। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -4.82, इसको 7 से, मतलब ये 7 R2 से ये माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस होगा तभी तो आएगा ना जी, ये वाला। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, वही tan का फॉर्मूला है, ये 30 डिग्री आएगा माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है। हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, नहीं जाके क्लॉकवाइज आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जितने होते हैं पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं, इसीलिए माइनस साइन, ठीक है। अल्फा कैसे निकाला हमने, फिर तो आपको पता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है कैसे निकाला, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल जा रहा है, इसमें से इसको हम लोग नेगेटिव एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, वही किया हमने 14.02। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये
R1 है, ये R2 है। R1 5 मीटर्स एट 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, R2 7 मीटर्स एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें पता है रिजल्टेंट क्या है, R2 माइनस R1। अब ये R1 जो है मेरा वेक्टर, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया था वेक्टर का, कि वेक्टर को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस R1 वेक्टर को x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। मतलब ये वेक्टर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग, इस तरीके से कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो ये R1 आए, ठीक। तो सिंपल है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री है, तो R1 ये है, ये 90 डिग्री है, ये हमें पता करना है। तो सिंपल है भाई, ये बेस है। अब ये एंगल हमको 60 डिग्री मालूम है। फिर से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मान लीजिए इस पोजीशन को मैं ए मान लेता हूँ, इस पोजीशन को बी, जो परपेंडिकुलर डाला इसको मैं मान लेता हूँ सी डी ई एफ। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरे से लिखता हूँ, ट्रायंगल ए डी ओ में, ए डी ओ, इसमें हमको क्या देखना है, हमको ओ डी निकालना है। तो हमको कॉस 60 डिग्री है मेरा एंगल, इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ओ डी, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये R1 मैग्नीट्यूड। तो ओ डी क्या हो जाएगा, R1 कॉस 60 डिग्री। और ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको अगर हम लोग वेक्टर बनाएंगे तो ये एक्स कैप हो जाएगा या आई कैप हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग इससे अलग रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट साइन क्या, वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो R1 साइन 60 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, R1 को R1 cos 60 डिग्री एक्स कैप, R1 साइन 60 डिग्री वाई कैप। अब cos 60 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5x, R1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, R1 कितना है मैग्नीट्यूड 5, तो 5 cos 60 रखेंगे तो ये आएगा 2.5x कैप प्लस 4.33 वाई कैप। अब इसको मैं एक एक स्टेप आपको नहीं दिखाऊंगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मैथ्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे सिर्फ। अब R2, इसको हम लोग 7 है। अब ये कंपोनेंट R2 cos 45 एक्स कैप और R2 साइन 45 वाई कैप, ठीक। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये R2 क्या आया, R2 आया 4.95 एक्स कैप प्लस 4.95 वाई कैप, क्योंकि 45 डिग्री साइन कॉस दोनों इक्वल होता है 1/√2, ठीक। अब हमको पता है भाई, देखिए ये मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर है। R को हमने दो भागों में डिवाइड किया, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये भी वेक्टर है। एक्स कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वाई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर भी मैंने बताया है। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, एक्स के अलोंग है 2.5 टाइम्स, ये वाई के अलोंग है 4.33 टाइम्स, राइट। और ये एक्स कैप बता रहा है एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स और अलोंग वाई, और ये उसका मैग्नीट्यूड है आगे, ठीक। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, R2 माइनस R1 मीन्स दिस माइनस दिस, सॉल्व करेंगे हमारा R आ जाएगा, ये आया 2.45 एक्स कैप प्लस 0.62 वाई कैप, मतलब जो R है ये वेक्टर। अब इसको हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये वेक्टर, तो ये वेक्टर, देखिए इसको मैं पेन कहाँ गया, इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो ये वेक्टर का, देखिए ऐसे और आगे एक्सटेंड करता हूँ,
ये जो है ये हो जाएगा हमारा आर वाई, राइट। और ये ब्लू से दिखाता हूँ इसको, ये यहाँ तक, ये जो हो जाएगा आर एक्स। समझ में आया? तो इस ये दो वेक्टर देखिए, इसको पैरेलल यहाँ ले आइए, ये साइक्लिक इसको क्लोज कर रहा है, ये है, ये देखिए ये छोटा है, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, राइट। अब इसका हम लोग फिर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अगर, तो मैग्नीट्यूड सिंपल है, ये दोनों 90 डिग्री में है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, सिंपल है। दो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, 90 डिग्री में है। cos 90 0 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा अंडर रूट में। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 मीटर ही आएगा। अच्छा, अब इसका एंगल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका एंगल अल्फा, ये कैसे निकालेंगे? सिंपली वाई बाई बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब आर वाई बाई आर एक्स, ठीक। तो 0.62 डिवाइडेड बाई 2.45, सॉल्व करेंगे अल्फा 14.2। अब देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम ही है। देखिए पिछला जो मेरा रिजल्ट है, ये मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था, तो रिजल्ट मेरा क्या आया था? 5.2 अल्फा 14.2, राइट। और इसी को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, तो भी रिजल्ट कितना आया? 5.2 14.2, राइट। बट ये तरीका ज़्यादा इजी था, राइट। तो ये एग्जाम्पल और ये से सॉल्व कराने के पीछे मेरा एम यही था कि आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आए, पोजीशन वेक्टर से कैसे डील करना है वो समझ में आए, क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा तरीका हमको आसान पड़ेगा वो समझ में आए। इसके लिए मैंने ये दोनों मेथड्स बताए, ठीक है। पिछला मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको टाइम लग सकता है, बट जब हमें ऐसा एंगल दिया हुआ हो और मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे एक्स वाई के अलोंग, और उसको सॉल्व करके बाद में मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हमें एंगल नहीं दिया हुआ हो या हमें एक एंगल दिया हुआ एक नहीं दिया हुआ हो, तब हम क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं लगाना है, जिसको जिसमें सुविधा हो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, मुझे ये वाला इजी लगा इस प्रॉब्लम के लिए, बट ज़रूरी नहीं हर जगह यही तरीका काम में आए, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर स्पीड और वेलोसिटी की अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।